कभी आप लोगों ने सुना है कि आपके घर के आसपास या आपकी कोई रिश्तेदारी में या आपके यारों दोस्तों में कोई 50% मार्क्स लाकर भी किसी एग्ज़ाम में उसका सिलेक्शन हो जाता है और उसी दूसरी जगह कोई 90% लाने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं रहता है, फिर भी वो ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पर अच्छे खासे पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं पहुँच पाते हैं। उस सब के पीछे कारण क्या है? हालाँकि उस सब के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन एक फैक्टर जो इसके पीछे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो है रिज़र्वेशन। अब बात ये है कि रिज़र्वेशन क्या है? ये हमको अफ़ेक्ट कैसे करता है, इसका इतिहास क्या रहा है, इसका भविष्य क्या होगा या इससे बेहतर क्या कोई और व्यवस्था है जो हमारे यहाँ बन सकती है? तो इन्हीं सब चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं रिज़र्वेशन है क्या? मुझे आप लोग बताइए कभी आप लोगों ने जो है या आपके फैमिली में किसी ने ट्रेन टिकट बुक की है? उसमें लोग पूछते हैं कि क्या रिज़र्वेशन है आपका? क्या दैट मीन्स कि क्या आपका सीट कन्फर्म हो गया है? इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है आज के जो यात्रा आपको 2 महीने बाद करनी है, उसका कन्फर्मेशन, उसका रिज़र्वेशन आपने उस सीट के लिए रिज़र्वेशन आप 2 महीना पहले कर लिए हैं। बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे ही आप किसी एक घर में पैदा होते हैं, अब वो घर से मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप पैदा किस घर में हो रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल। आप किस घर में पैदा हो रहे हैं, वहीं से आपका रिज़र्वेशन का पता लग जाता है, यानी कि आपकी सीट कन्फर्म है कि नहीं है। अब क्या सभी लोगों के लिए सीट कन्फर्म है? हाँ, सभी लोगों के लिए सीट कन्फर्म है, लेकिन ये परसेंटेज वाइज़ है और कितना परसेंटेज किसके लिए है, हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो पहले समझते हैं definition form में व्हाट इज़ रिज़र्वेशन। रिज़र्वेशन इन इंडिया इज़ अ पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स स्पेशल बेनिफिट, ध्यान दीजिएगा, स्पेशल बेनिफिट्स टू हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़, यानी ऐसे लोगों को स्पेशल बेनिफिट देता है जो बहुत समय पहले जिनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ी थी, उन्हीं लोगों के लिए कुछ स्पेशल बेनिफिट के प्रावधान है इसमें। जैसे इनको कुछ सीट ऑलरेडी रिज़र्व मिलती हैं, कुछ सीट इनके लिए ऑलरेडी रखी गई हैं। जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ, गवर्नमेंट जॉब में भी इनका कोटा होता है, प्रमोशन में भी इनका कोटा होता है। यहाँ तक कि हमारे पार्लियामेंट में भी जो है, इनके लिए सीट्स रिज़र्व हैं। अब यहाँ आता है कि ऐसा क्यों है जब सभी लोग इस देश में बराबर हैं, जब ये देश एक संविधान से चल रहा है और सभी लोग संविधान के निगाह में बराबर हैं, तो ऐसे में रिज़र्वेशन चाहिए क्यों? तो इसका जो सही उत्तर है, हालाँकि इसका कोई सही उत्तर आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते हो कि कई बहुत ज़्यादा अ, एथिक्स और मोरल की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करते हैं। टू करेक्ट हिस्टोरिकल इनजस्टिस अगेंस्ट लोअर कास्टेस, यानी कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, जो बहुत समय पहले जो इनजस्टिस जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं लोअर कास्ट लोगों के लिए, छोटी जाति लोगों के लिए, उन्हीं लोगों की आज सँभालने के लिए, उन्हीं को जो है बराबरी देने के लिए रिज़र्वेशन लाया जाता है। यहाँ पर ऐसे लोग जिनको रिज़र्वेशन नहीं मिलता है, वो इसके लिए ये फैक्ट रखते हैं कि जो गलती हमारे पूर्वजों ने की थी, क्या उस गलती को आप लोग आज हमारे ऊपर थोपोगे? भाई हमारे पूर्वजों ने वो गलतियाँ किए थे, हम तो नहीं किए थे, तो उसकी सज़ा हमको क्यों मिल रही है? सही बात है। लेकिन फिर यहाँ एक फैक्ट ये रखा जाता है कि आपके पूर्वजों ने बहुत सारी जो है ज़मीनें बनाई, क्योंकि वो उस समय ज़्यादा प्रिविलेज्ड थे। आपके पास आज बहुत सारी ज़मीनें हैं, तो आप उन ज़मीनों को त्याग करने के लिए तैयार हो जाइए। आप उस ओहदे को त्याग करने के लिए तैयार हो जाइए, रिज़र्वेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सब बहस है, ज़ाहिर-सी बात है जिसको मिलेगा, उसको अच्छा लगेगा, जिसको नहीं मिल रहा है, उसको बुरा लगेगा। सेकंड है टू इंश्योर इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और ये भी इंश्योर करता है कि सभी लोग जो सोसाइटी में हैं उन लोगों को इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिले। अब यहाँ इक्वल अपॉर्च्युनिटी का मतलब ये हुआ कि ऐसा आम तौर पर माना जाता है कि जो लोग शुरुआत से पिछड़े रहे हैं, उनको आज भी पिछड़ेपन का जो एक इविल है, वो देखना पड़ता है। तो ऐसे में उनको आज आगे लाने के लिए जो है हम लोग रिज़र्वेशन देते हैं। अब इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं रिज़र्वेशन का। तो एशिएंट इंडिया में अगर देखा जाए तो अपने यहाँ वर्ण सिस्टम था। आपको मालूम है हिंदू सोसाइटी जो है 4 वर्णों में डिवाइड थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसमें जो लोअर कास्ट थे शूद्र और दलित, इन लोगों को जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। इनको ना ही शिक्षा के लिए आज़ादी थी, ना ही नौकरियों के लिए, ना ही इनको मंदिर में ही घुसने की आज़ादी थी। उस समय कोई रिज़र्वेशन था ही नहीं, लेकिन फिर भी जो है, जो ब्राह्मण्स थे, वो डोमिनेट कर रहे थे हर एक फ़ील्ड।
चाहे शिक्षा का फ़ील्ड हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का फ़ील्ड हो। फिर ब्रिटिश पीरियड आया। ब्रिटिश पीरियड में ही जो है रिज़र्वेशन का प्रावधान चालू हुआ था। उस समय कुछ सोशल रिफ़ॉर्म्स, कुछ समाज सुधारक हुआ करते थे, जैसे ज्योतिराव फूले थे। इन्होंने पहला जो है दलित के लिए स्कूल चालू किया। पेरियर साहब थे। इन्होंने जो है एक मूवमेंट चालू किया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। किसके खिलाफ? ब्राह्मण डोमिनेंस के खिलाफ। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनको आप लोग जान ही रहे हैं, हम सभी लोग जान रहे हैं। इन्होंने फाउंड किया जो है दलित मूवमेंट, और ये डिमांड किए रिज़र्वेशन का। अब कुछ एफर्ट्स जो शुरुआत में मारे गए रिज़र्वेशन के लिए, तो पहले तो 1882 है, हंटर कमीशन लाया गया था। इसमें शिक्षा की जो अपॉर्च्युनिटी थी, वो सभी लोगों के लिए रखी गई, चाहे आप, यानी कि अगर आपका कास्ट छोटा है, बट आप किसी भी वर्ण व्यवस्था के तरह से बिलॉन्ग करते हो, आपको रिज़र्वेशन की आवश्यकता नहीं है, सभी लोगों को जो है शिक्षा का अधिकार मिलेगा। फिर 1902 में साहू महाराज ऑफ कोल्हापुर, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पहला रिज़र्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इन द गवर्नमेंट जॉब। फिर 1932 में कम्युनल अवार्ड दिया गया। आपको अगर मालूम होगा तो अपना 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, आपको इतना डीप में नहीं जाना है, जिसमें कम्युनल अवार्ड जो है ब्रिटिश की तरफ से दिया गया था दलित्स के लिए। और इनका जो मुखिया, इनका जो इस समय मुख्य आदमी थे दलित्स की तरफ थे, वो बी आर अम्बेडकर साहब थे, जिससे महात्मा गांधी जी को काफ़ी बुरा लगा और इन्होंने पूना पैक्ट फिर साइन किया अम्बेडकर जी के साथ। और फिर इन्होंने कहा कि आप कम्युनल अवार्ड ना एक्सेप्ट करके रिजर्वेशन एक्सेप्ट करिए, यानी कि भविष्य में जो है हम आपको रिजर्व सीट्स देंगे, आपके लोगों के लिए जो है रिजर्वेशन की हम लोग व्यवस्था करेंगे। और फिर आज़ादी के बाद का भारत, संविधान बना और उसमें जो है रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी की, इन्होंने ही इंश्योर किया रिजर्वेशन फॉर द एससी, एसटी एंड ओबीसी इन द गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन, यानी कि जो है शिक्षा में और नौकरी में रिजर्वेशन मिले ऐसे लोगों को जो पिछड़े हैं। फिर आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के द्वारा जो है रिजर्वेशन मुहैया कराया गया। इनिशियल रिजर्वेशन पॉलिसी, शुरुआती रिजर्वेशन पॉलिसी थी, शेड्यूल कास्ट के लिए थी 15% रिजर्वेशन। दैट मीन्स कि अगर किसी भी जगह पर टोटल 100 सीट्स हैं, यानी कि 100 प्लेस हैं, तो उसमें 15 सीट्स जो हैं ऑलरेडी रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। 7.5 दैट मीन्स कि 7.5% सीट्स जो रिजर्व हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और इसको जो है शुरुआत में सिर्फ 10 सालों के लिए रखा गया, लेकिन बार बार जो है चीज़ें एक्सटेंड होती रही मल्टीपल टाइम्स, और अभी तक ये चलता आ रहा है। शुरुआत में ओबीसी को जो है रिजर्वेशन में इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन चीज़ें बदली जो है 1980 से 1990s के बीच, जब मंडल कमीशन बना और मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया कि ओबीसीज को भी जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री मोरारजी देसाई, इन्होंने जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी को जो है आइडेंटिफाई किया और पता लगाया कि टोटल 52% ऑफ पॉपुलेशन, देश की 52% ऑफ पॉपुलेशन ओबीसीज हैं, लेकिन उनका जो रिप्रेजेंटेशन है पूरे के पूरे जॉब में, एजुकेशन में, पार्लियामेंट में बहुत ही कम है। और फिर उन्होंने रिकमेंड किया कि इन लोगों को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में, यानी कि अब 100 सीट्स में से 27% सीट्स मिल गई ओबीसीज को। मंडल कमीशन इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोटेस्ट्स, 1990 में प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इम्प्लीमेंटेड 27% ओबीसी रिजर्वेशन, लेड टू वायलेंट प्रोटेस्ट। इससे प्रोटेस्ट वगैरह चालू हो गया। अपर कास्ट स्टूडेंट्स वगैरह से काफ़ी नाराज हुए, क्योंकि सीट्स उनकी जा रही थी ना, जो इधर से सीट्स 100 जो सीट्स हैं, अगर आप एक कम्युनिटी को इसमें से काफ़ी सारी सीट्स आप बांट दोगे, तो बाकी जो बची हुई सीट्स थी उसमें जो जनरल क्लास वाले जो बच्चे थे, अपर कास्ट जो बच्चे थे, उनको नाराज़गी होगी ही होगी। दूसरी बात, जो बच्चे इधर हैं एससी एसटी ओबीसी के, वो अपने कोटे में तो रह सकते हैं, अगर उनका अच्छा नंबर आ गया तो जनरल में भी आ सकते हैं, मतलब इनकी भी सीट ले लेंगे, लेकिन ये लोग इधर नहीं आ सकते हैं। तो इससे काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ उस समय। और 1992 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया इंदिरा केस में कि ओबीसी रिजर्वेशन रहेगा, लेकिन ये 50% रिजर्वेशन का गैप क्रॉस नहीं करेगा। दैट मीन्स कि अगर आपको रिजर्वेशन देना है, टोटल 100 सीट्स हैं, तो आप इधर 50% सीट्स में जितना रिजर्वेशन देना है दीजिए, लेकिन बाकी का जो 50% सीट्स है आप उसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं डालेंगे, 50% सेफ रखेंगे एकदम प्रॉपर कंपटीशन के लिए। और फिर वहाँ पर आया है क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट, यानी कि जो है क्रीमी लेयर का मतलब हुआ जो वेल्दी ओबीसी हैं, यानी वो ओबीसी जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, जो रिच हैं,
उनको इस स्कीम में नहीं रखा जाएगा, उनको रिज़र्वेशन नहीं मिलेगा। अब आज का जो रिज़र्वेशन मिला हुआ है, आप कैटेगरी के साथ देख सकते हैं। एससीज़ को मिला 15%, एसटी को मिला है 7.5%, ओबीसीज़ 27% और ईडब्ल्यूएस जो कि 2019 में मिला, ये 2019 में आया। जो अपर कास्ट लोग थे, उनमें से भी सभी लोग तो रिच थे नहीं, उनमें से बहुत सारे लोग जो है पुअर भी थे, तो उनके लिए 10% जो है अब रिज़र्वेशन दिया गया है। यानी टोटल रिज़र्वेशन आज 59.5% है। इसके अलावा कुछ और डेवलपमेंट्स 2006 में रिज़र्वेशन जो है एक्सटेंड कर दिया गया कुछ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, यानी अब कुछ प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर भी अब रिज़र्वेशन चलता है। 2019 जो ईडब्ल्यूएस रिज़र्वेशन आया 10%, इस ये था पुअर अपर कास्ट पीपल के लिए। कुछ स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, ये 50% रिज़र्वेशन कैप ऑलरेडी जो है एक्सीड कर चुके हैं, इनके पास 69% है। ऐसे ही और भी स्टेट्स हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिज़र्वेशन। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है रिज़र्वेशन के? एडवांटेज क्या है? तो सबसे बड़ा है सोशल जस्टिस। ये ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ को, जो कम्युनिटीज़ दबी कुचली हुई हैं, उनको ऊपर उठाने का काम करती हैं। उनको भी जो है मेन लाइन में लाकर खड़ा करती है। दूसरा है बेटर रिप्रेजेंटेशन। जो एसटी, ओबीसीज़ हैं, उनको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है शिक्षा में, नौकरियों में और पॉलिटिक्स में, वो भी उभर कर आगे आ रहे हैं। उसके अलावा जो है इंक्रीज़ डाइवर्सिटी हेल्प्स इन इक्वल पार्टिसिपेशन इन ऑल फील्ड्स। यानी जो है, जो पहले सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में एक खास कम्युनिटी रहा करती थी, अब ऐसे में कई सारी कम्युनिटीज़ उसमें आ रही हैं और उसका हिस्सा बन रही हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसके नुकसान क्या हैं? तो इसके नुकसान ये हैं कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो ज़्यादा डिज़र्विंग कैंडिडेट होते हैं, उनको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनकी सीट पे कोई ऐसा व्यक्ति आके बैठ जाता है, जो रिज़र्वेशन के ज़रिए उनसे कम नंबर लाकर उसको जॉब लग जाती है, किसी कॉलेज में सीट मिल जाती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नॉट एड्रेस्ड। इसमें जो है इवन रिच ओबीसीज गेट बेनिफिट। जो ओबीसी, जो जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, वो भी इससे बेनिफिट मिल जाते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको सफ़र करना पड़ जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक में नहीं रखा गया। इस जो रिजर्वेशन है वो पैसे पे नहीं रख के उसको जाति पे रखा गया है। कास्ट वेट डिवीज़न कंटिन्यू। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि एक तरफ तो आप चाहते हैं कि जो है, जो जातीय विभाजन है देश में, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वो ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ आप जो है इसको बढ़ावा देते हैं बाय द रिज़र्वेशन। अब इससे होगा क्या? शुरुआत से ही जो है, जो अब बच्चे के अंदर तो ये रहेगा ना कि मैं छोटी जाति का हूँ, तो मैं रिज़र्वेशन लेके रहूँगा। उसके अंदर ये आएगा ही नहीं कि चलो ये सब ख़त्म करते हैं, जाति वगैरह। फ्यूचर ऑफ रिज़र्वेशन इन इंडिया। अब इसका भविष्य क्या है रिज़र्वेशन का? तो इकोनॉमिक वर्सेस कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के बजाय रिजर्वेशन अब जो है इकोनॉमिक्स पे देना चाहिए, यानी कि जो है पैसे पे देना चाहिए कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है। और उसके अलावा रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। डिमांड फॉर एस सी एस टी, अब जो एस सी एस टी ओ बी सी नहीं चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनी में भी जो है अब रिजर्वेशन होना चाहिए। ये इसके लिए हमको जो है प्रॉपर और अच्छे से पॉलिसीज़ रिज़र्वेशन के लिए बनानी चाहिए, और हमको ये भी समझना चाहिए कि इतने साल से रिज़र्वेशन देने के बावजूद भी आज हालत इतनी ख़राब क्यों है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि किसी एक बच्चे का 92 नंबर लाने पर भी नहीं हुआ, और उसी दूसरी जगह कोई एक ख़ास बच्चा, उसका सिर्फ़ 10 नंबर लाने पर सिलेक्शन हो गया। देखिए उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि ऐसे मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है और उसमें टोटल 100 सीट्स हैं। अब इसमें सीट्स के हिसाब से कम जैसे 15% सीट्स इनको फिल करनी है किन बच्चों से? एससी बच्चों से। अब इनके ऊपर ये प्रेशर है कि इनको 15% सीट्स एससी बच्चों से फिल करनी ही करनी है। अब सोचिए कि इस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में टोटल एससी बच्चे बैठे ही मान लीजिए 20 थे। यानी कि 15 बच्चों को सिलेक्शन करना है, 5 को हटा देना है। अब इनके सामने चुनौती है कि कितने बच्चों को रखा जाए, कैसे 15 के 15 को इसमें अंदर रखा जाए। तो ये सोचेंगे कि यार चलो 50 50 नंबर में कट ऑफ रखता हूँ।
अब 50 नंबर जब कट ऑफ रखते हैं तो पता लगता है कि 20 के 20 बच्चे बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि जितने 20 के 20 बच्चे बैठे थे, वो 50 नंबर भी नहीं लेके आए थे। हो सकता है एक आध बच्चा लेके आया ना हो, उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन नहीं, अभी इनके ऊपर प्रेशर है कि टोटल आपको 15% सीट भरनी है। फिर कट ऑफ रखते हैं 40 नंबर, फिर पता लगता है कि सिर्फ़ 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। फिर गिराते-गिराते कट ऑफ हो सकता है, ये ला के रख दें जो है, हो सकता है 5 नंबर, और फिर जाके पता लगता है कि अब जो है 15 बच्चों का सिलेक्शन होता है और अब जाके जो है 15% सीट फिल होती है। तो इसमें ये हँसने वाली बात नहीं है कि इनका सिलेक्शन 5 नंबर पर हुआ। ये हँसने वाली बात हम लोगों को अपने ऊपर है कि आज भी आज़ादी के इतने साल बाद भी इतने बड़े लेवल कॉम्पिटिशन के लिए सिर्फ़ 20 बच्चे पहुँच पा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि उन 20 बच्चों की आपने शिक्षा कैसी करवाई है शुरुआत से लेके क्लास 1, 2, 3, 4 अप टू 8th 12th, आपने उनको कैसे शिक्षा दी है स्कूलों में कि वो एक जनरल एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट में जहाँ एक बच्चा 92 नंबर लाता है, एक बच्चा 95 नंबर लाता है, वहीं ये बच्चे 50 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं। ये हमको सोचना होगा। और रही बात रिज़र्वेशन की, तो कहीं न कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है। जिनको मिलता है वो मानते हैं कि हाँ, होना चाहिए, जिनको नहीं मिलता है, उनको लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात है अपॉर्च्युनिटीज़ की, तो अपॉर्च्युनिटीज़ जाति के आधार पे ज़्यादातर ना मिलके इसको मिलनी चाहिए इकोनॉमिक्स पे। यानी कि क्या, लेकिन फिर वहाँ वहाँ करप्शन अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर देगा, वहाँ करप्शन आ जाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिए आपको सर्टिफ़िकेट बनवाना पड़ेगा कि हाँ भैया मैं गरीब हूँ, सर्टिफ़िकेट बनाएगा कौन? वही करप्शन। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ जिसमें हम लोग जो है, हम लोग को काफ़ी बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हमको काफ़ी ज़्यादा इसमें सुधार करनी ही करनी पड़ेगी, और तभी जाकर ये सिस्टम जो है, एक बेहतर सिस्टम बन पाएगा। नहीं तो ये डिबेट ऐसे चलता रहेगा, कई सारे पॉलिटिशियन इस पे अपना जो है रोटी सेकते रहेंगे, उनको वोट मिलता रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आया होगा।